90 का दशक, दुबई। यहाँ आज ग्लैमर का तड़का लगने वाला है। मौज मस्ती और अय्याशी में डूबे मुंबई अंडरवर्ल्ड के सारे गैंगलॉर्ड इकट्ठा होने वाले हैं, क्योंकि दाऊद ने दावत दी है। इसी वक्त दुबई के एक होटल में नाना यानी छोटा राजन सूट बूट पहन सज धज कर पार्टी में जाने वाला था। दरवाज़ा खोलने गया तभी फ़ोन की घंटी बजी। नाना ने फ़ोन उठाया। सामने से आवाज़ आई, नाना पार्टी में मत जाना, पार्टी में ही आपको टपकाने की प्लानिंग है। ये सुनते ही नाना के होश उड़ गए। उधर फ़ोन कट हुआ। फ़ोन करने वाला कौन होगा, सच बोल रहा था या झूठ? इन सारे सवालों ने छोटा राजन को परेशान कर दिया। अब क्या करे, पार्टी में जाए या नहीं, क्योंकि दाऊद अभी तक उसका दुश्मन नहीं बना था। साथ में काम नहीं करते थे, पर रिश्ता इतना भी खराब नहीं हुआ था कि दाऊद राजन को मारने की साजिश रची। वहीं दाऊद ने सच में मारने का प्लान रचा है, फिर तो राजन का मरना तय है। अब राजन होटल से भागा जा पहुंचा इंडियन एम्बेसी, क्योंकि दाऊद से उसे कोई बचा सकता है तो वह एम्बेसी ही थी। यहाँ राजन की मुलाकात एक रॉ एजेंट से हुई। राजन ने रॉ एजेंट के सामने एक पेशकश रखी कि आप मुझे दुबई से कहीं सेफ जगह पहुंचा दो, बदले में मैं दाऊद को पकड़वाने में आपका पूरा साथ दूंगा। रॉ एजेंट को राजन की डील पसंद आई और रॉ एजेंट ने छोटा राजन को दुबई से दूर नेपाल के काठमांडू पहुंचा दिया। इधर पार्टी में राजन की गैर मौजूदगी ने अब राजन को दाऊद का दुश्मन बना दिया। दाऊद अब दुबई से पाकिस्तान आ चुका है और छोटा शकील को बोला, राजन को ढूंढो और ठोक डालो। डी कंपनी राजन की तलाश कर रही थी। इधर भारतीय खुफिया एजेंसी दाऊद को मारने प्लान बना रही थी। उधर छोटा राजन काठमांडू से मलेशिया पहुंच चुका था। एक रात की बात है, फोन की घंटी बजती है। सामने से आवाज आई, तैयार हो जाओ राजन, दाऊद को खल्लास करने की घड़ी अब आ चुकी है। કેમ છો? મજામાં? अरे मामा, क्राइम से जुड़ी हमारी इस कहानियों को आप खूब प्यार देते हो, खूब देखते हो। कभी कभी मामा सब्सक्राइब भी कर लिया करो रे। वह फोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि भारतीय खुफिया एजेंसी का एजेंट था। दुबई से भागने के ठीक 2 साल बाद पहली बार रॉ एजेंट ने छोटा राजन का कांटेक्ट किया था, और कांटेक्ट करना भी लाजमी था, क्योंकि खुफिया एजेंसी को एक ऐसी जानकारी हाथ लगी थी जो दाऊद के पूरे साम्राज्य को तबाह करने काफ़ी थी। दरअसल मुंबई बम ब्लास्ट के बाद भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और आईबी दाऊद के पीछे पड़ी थी। अब दुबई दाऊद के लिए सेफ नहीं था, तो वह पाकिस्तान चला आया और पाकिस्तान के कराची को अपना सेफ हाउस बनाकर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट ऑपरेट करने लगा। इधर रॉ के कई एजेंट दाऊद के पीछे लगे थे। दाऊद का नया ठिकाना ढूंढ लिया गया था, कराची। लेकिन यहाँ दाऊद को हिट करना आसान नहीं था, क्योंकि दाऊद जहाँ रहता था वह जगह 24 घंटे भारी सुरक्षा के दायरे में थी। वहीं वह अपने इस सेफ हाउस से कभी कभार बाहर निकलता, और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि दाऊद पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के खतरनाक हथियार से लेस कमांडो और एजेंट के सुरक्षा घेरे में रहता था। इसी दौरान दाऊद की बेटी मारिया का इंतकाल हो जाता है। बेटी की मौत के ठीक 40 दिन बाद दाऊद एक दरगाह पर मत्था टेकने जाने वाला था, और ये बात भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंटों के हाथ लग गई। इस ऑपरेशन को काफ़ी सीक्रेट रखा जाना था। खुफिया एजेंसी इस बार दाऊद के जानी दुश्मन छोटा राजन से ये काम करवाना चाहती थी, क्योंकि दाऊद मारा जाए तो इसमें भारत का नाम भी ना आए और दुश्मन का काम भी तमाम हो जाए। 1998 मुंबई नागपाड़ा के राजन के खुफिया अड्डे पर फोन आता है। राजन के सबसे शातिर शार्प शूटर विक्की मल्होत्रा ने फोन उठाया। सामने से आवाज आई, नाना बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। कुछ दिन बाद दाऊद कराची में एक दरगाह पर आने वाला है और हमें वहीं पर दाऊद को शूट करना है। तुम अपने सबसे खतरनाक शूटरों को तैयार करो। जी हाँ नाना, ये बोल विक्की फोन रख देता है और काम पर लग जाता है। 2 दिन के अंदर अंदर मुंबई के अलग अलग जगहों से 7 शूटरों को बुलाया गया। इधर नाना ने प्लान समझा दिया था और शुरू हुआ मिशन दाऊद। 27 मई 1998 छोटा राजन गैंग के 7 शार्प शूटर काले रंग की मारुति वैन से मुंबई से नेपाल की ओर रवाना हुए। 28 मई 1998 की रात सारे शूटर काठमांडू के एक होटल में रुकते हैं। अगली सुबह सारे लोग फ्लाइट से पाकिस्तान कराची एयरपोर्ट पर उतरते हैं। एयरपोर्ट पर राजन गैंग से जुड़ा पाकिस्तानी शख्स शूटरों को मिलता है। ये शख्स ऑपरेशन दाऊद के दस्ते को कराची में स्थित
डिफेंस कॉलोनी के अल मंसूर अपार्टमेंट तक ले जाता है। यहाँ पर तीसरी मंजिल पर एक कमरा पहले से बुक कर रखा है। इस कमरे में दाखिल होते हैं राजन गैंग के विक्की मल्होत्रा, फरीद तानाशाह, वालू डोकरे, एजाज लाकडावाला, विनोद मटकर, संजय घाटे और बाबा रेड्डी। 2 दिन बाद यहाँ हथियारों का पूरा जखीरा भी पहुँच जाता है। 4 AK-47, 4 हैंड ग्रेनेड और ढेर सारी विदेशी पिस्तौलों के साथ बक्सा भर के पूरा कारतूसों का जखीरा। यानी ऑपरेशन दाऊद को अंजाम देने की सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। इधर अपनी बेटी मारिया के इंतकाल के 40 दिन हो चुके हैं। आज सुबह सुबह दाऊद हजरत अली शाह दरगाह जाने वाला है। इधर राजन के शूटर भी तैयार है तांडव मचाने। मई 1998 आज की सुबह भी कराची में सूरज पूरब की ओर से निकला है। हल्की हल्की धूप के साथ साथ बादल भी छाए हुए हैं। लोग अपने काम धंधे की ओर निकले हैं। कराची की सड़कों पर ट्रैफिक जाम है। बाजारें व्यस्त होती जा रही है। इधर हजरत अली शाह दरगाह से 101 मीटर की दूरी पर सड़क के उस पार एक वैन खड़ी है जिसमें 7 अनजान लोग किसी का इंतजार कर रहे हैं। इनके पास एक बड़ा बैग है और ये अनजान लोग कोई और नहीं बल्कि राजन के भेजे शूटर है और उस बैग में असला और बारूद रखा हुआ है। और ये लोग दाऊद के आने का इंतजार कर रहे हैं कि कब दाऊद आए और कब सारा लोहा पिघलाकर दाऊद के सीने में उतार दे। अचानक दरगाह के ठीक सामने 25 से 30 गाड़ियों का काफिला आकर रुकता है। गाड़ियों से AK-47 से लेस हथियारबंद लोग उतरते हैं। ये लोग इधर उधर देख ऑल क्लियर का इशारा देते हैं। तब उतरता है कुर्ता और पजामा पहना हुआ एक शख्स, काला चश्मा, सिर पर टोपी। ये शख्स गाड़ी से उतरता है, दरगाह पर जाता है। करीब 20 से 25 मिनट तक दरगाह पर रुकने के बाद वो आकर गाड़ी में बैठ जाता है और फिर उसी रूट से गाड़ियों का काफिला निकल जाता है। गाड़ियों से जो शख्स उतरा था वह कोई और नहीं बल्कि इंडिया का मोस्ट वांटेड अपराधी खुद दाऊद इब्राहिम था। अब आपके मन में सवाल होगा कि ऐसा क्या हुआ कि राजन के शूटर दाऊद के सामने होते हुए भी उसे मार न सके। तो मामा सुनो, राजन के शूटरों के होश उड़ गए थे दाऊद के काफिले को देखकर। दाऊद के इर्द गिर्द करीब 150 हथियारबंद लोग चल रहे थे। शूटरों को इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि पाकिस्तान में दाऊद खुद को सेफ महसूस करता है, इसलिए उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 लोग होंगे और दरगाह पर इतने लोगों के बीच उसे मारना मुश्किल तो है पर नामुमकिन नहीं। लेकिन शूटरों ने देखा दाऊद के साथ 15 से 20 नहीं बल्कि 150 से ज़्यादा हथियारबंद लोग खड़े हैं। यहीं पर शूटरों के दिमाग की घंटी बजी कि दाऊद इतनी बड़ी सुरक्षा लेकर आज ही क्यों आया, कहीं हमारा प्लान लीक तो नहीं हो गया। अब जाहिर सी बात है इतनी सुरक्षा के बीच दाऊद तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। तो सारे शूटर तुरंत वहां से भागे, अपने उस किराए के कमरे पर आए। यहाँ दरवाज़ा खोला तो रूम के अंदर लैंडलाइन फ़ोन की घंटी बज रही थी। फरीद तानाशाह ने कमरे में दाखिल होते ही तुरंत फ़ोन उठाया। उधर तेज आवाज़ में राजन बोला, जल्दी वहाँ से निकलो, दाऊद के लोग वहाँ आते होंगे, हमारा प्लान लीक हो चुका है। इधर फरीद ने फ़ोन रखा, बोला दाऊद को हमारे बारे में पता चल चुका है, हमें भागना है। कमरा उसी हाल में, हथियार वहीं पर छोड़कर सातों शूटर ऐसे भागे मानो आज एथलीट बन गए। जिसको जो मिला, कोई बस, कोई टेम्पो, कोई रिक्शों में अलग थलग होकर कराची से फौरन रवाना हो गए। इधर कुछ ही देर बाद कराची पुलिस का एक बड़ा काफिला उस अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर पहुंच गया। वहां कोई आदमी तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ असला और बारूद जरूर मिला। इससे यह तो साफ हो गया कि दाऊद को मारने राजन के लोग जरूर आए थे। इधर राजन के सारे शूटर नेपाल होते हुए मुंबई पहुंच गए। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि दाऊद पर हमले का ये प्लान इतना सीक्रेट था, फिर इस प्लान को लीक किसने किया? तो मामा, इस हमले के कुछ साल बाद राजन को ये पता चलता है कि दाऊद पर हमले की प्लानिंग लीक करने वाला कोई और नहीं बल्कि मिर्ज़ा दिलशाद बेग था। और ये मिर्ज़ा दाऊद और आईएसआई के लिए काम करता था। ये मिर्ज़ा दिलशाद बेग कौन था मालूम? नेपाल की पार्लियामेंट का कैबिनेट मिनिस्टर था, जिसे बाद में छोटा राजन ही गोलियों से भुनवा देता है। इस मिर्ज़ा दिलशाद बेग को मारने छोटा राजन ने किस तरह का प्लान बनाया था, कौन से शूटरों को भेजा था, ये जानना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, दाऊद पर हमले के बाद दाऊद आपा खो देता है और वह हर हाल में राजन को मारना चाहता था। फिर ठीक 2 साल बाद 2000 में दाऊद इब्राहिम छोटा राजन पर बैंकॉक में हमला करता है, जिसमें 100 से ज़्यादा गोलियां चली थी, जिसमें राजन को 3 गोलियां लगी थी और राजन का जिगरी दोस्त रोहित वर्मा, उसकी वाइफ और नौकरानी मारे गए थे। इस हमले में छोटा राजन
3 गोलियां लगने के बावजूद कैसे बच गया, ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।